हाय बच्चों, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज मास्टर्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में एंड ह्यूमैनिटीज मास्टर्स के प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी या प्रिपरेशन चल रही होगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सीयूईटी एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो इस साल, राइट। तो बच्चों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यह है आपका दूसरा वन शॉट। जैसे कि ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देर आर 3 यूनिट्स और हम अभी बात कर रहे हैं पहले यूनिट के बारे में। ये जो यूनिट है बेटा, ये इंडियन इकोनॉमी के स्टेट के बारे में बात करता है फ्रॉम 1947 टू 1991। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। इस यूनिट 1 में जो सेकंड चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 में कैसी चली। ठीक है ना। तो बेटा आप देखो, ये बिल्कुल एक सीरीज में है ना, बहुत सीरीज में आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिलेबस दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से या किसी भी और आईसीएसई वगैरह बोर्ड की तरफ से एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है। आप यहां पे देखोगे तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, राइट, जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा वो पढ़ा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आपके आजादी के टाइम पे इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। आजादी के टाइम पे क्या चल रहा था 1947 में, वो आपने अच्छे से पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताओ। पढ़ा। पहला वन शॉट जिस बच्चे ने ना देखा हो बेटा प्लीज जाके देख लीजिएगा। और मैंने काफी अच्छा वन शॉट आपके लिए बनाया है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का होगा। चैप्टर छोटा था तो 1 घंटे में आराम से फिनिश हो गया। ये वाला चैप्टर कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा रहेगा। दो जो आपका बेटा सेकंड चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच में कैसी चली। आप जानते हो बेटा कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। 26 जनवरी हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और नंबर 3 पे आता है बेटा 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको आप एलपीजी पॉलिसी भी कहते हो। तो नंबर जो थर्ड वाला चैप्टर होगा जो इसके बाद आएगा वो 1991 की एलपीजी पॉलिसी के बारे में आएगा। तो बेटा इस चैप्टर में आपको बेसिकली ये पढ़ना है कि 1950 से 1990 इन 40 सालों में अंग्रेजों के जाने के बाद क्या क्या हमारे देश में हुआ इकोनॉमी वाइज और कैसे कैसे हम लोगों ने सारी चीजें देखी। तो बेटा जो आपका पहला टॉपिक है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है, सोशलिस्ट कैसी होती है, मिक्स्ड कैसी होती है। इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी फॉलो करी ये भी हम देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या किया उस टाइम पे, सारी चीजें बात करेंगे। फिर बेटा प्लानिंग कमीशन बनता है 1950 में और जवाहरलाल नेहरू जी उसके चेयरपर्सन बनते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन होता है और पहला 5 ईयर प्लान 1951 में आता है, 1951 टू 1956। और यहां पे हम पढ़ेंगे कि बेटा 5 ईयर प्लान्स के क्या गोल्स थे। उसके बाद हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। नेहरू जी ने लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, नेहरू जी ने। फिर आता है बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया आपका 1965 टू 75, 75 टू 85, 2 फेजेस में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री एंड ट्रेड का क्या हालचाल रहा इन 40 सालों में। देखो वी आर टॉकिंग अबाउट दी 40 ईयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 40 ईयर्स। तो इन 40 सालों में क्या हालचाल रहा इंडस्ट्री एंड ट्रेड का, ये हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बेटा 1956 में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हो रहा था तो आईपीआर 1956 लाया गया। तो इसके बारे में बात करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, ट्रेड पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे और इंडिया की इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी थी उसका भी क्रिटिसिज्म करेंगे। ठीक है ना। मतलब हम बेसिकली जो है बेटा क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, जो किताबों में है कि लोगों ने क्रिटिसिज्म किया हुआ है हम उसको पढ़ेंगे कि लोग क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बेटा ये सारे आज के टॉपिक्स हैं। इंडेक्स आपको मैंने दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास पे आते हैं। तो सबसे पहला अगर आप बेटा यहां पे टॉपिक देखोगे वो ये है कि 1947 में हम लोगों को मिलती है आजादी। ठीक है ना। कब मिलती है? 15 अगस्त 1947। एंड इंडिया वोक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम। है ना। न्यू डॉन का मतलब है बेटा एक नई सुबह, है ना, नई सुबह, आजादी की नई सुबह इंडिया जगता है 15 अगस्त 1947 को। फाइनली वी वर मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी और इंडिया अब अपने खुद की किस्मत का मालिक बन गया। ठीक है ना। पहले हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, अंग्रेजों के ऊपर। अब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, अधीन किसी के नहीं है। और हम जो है बेटा 1947 में अपनी किस्मत के मालिक बन गए आफ्टर सम 200 ईयर्स ऑफ स्लेवरी और ब्रिटिश रूल। ठीक है ना। 200 सालों तक हम पे ब्रिटिश हुकूमत ने शासन किया। द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन आवर हैंड्स। ठीक है ना। और बेटा अब हमारे हाथों में था 1947 में जब अंग्रेज छोड़ के चले गए कि हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं। हमने बनाया भी बहुत अच्छा।
कोई दिक्कत नहीं है। द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू डिसाइड अमंग अदर थिंग्स द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मोस्ट सुटेबल फॉर आवर नेशन। तो बेटा उस समय के जो लीडर्स थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, फिर आपके महात्मा गांधी जी भी थे। तो उस समय के जो लीडर्स थे उनको ये डिसाइड करना था कि हमारी इकोनॉमी का सिस्टम कैसा होगा, ठीक है ना। अ सिस्टम विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रेदर देन अ फ्यू। और बेटा एक ऐसा सिस्टम बनाना था कि जहां पे सबका भला हो, सबका चंगा हो, सबका विकास हो, कुछ लोगों की बात यहां पे ना हो। जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स का अच्छा हो जाए, बाकी दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, ठीक है ना। तो वो नहीं करना था हमें, ठीक है ना। हमें क्या करना था, हमें सबका विकास करना था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड अमंग देम सोशलिज्म अपील टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट। तो बेटा उस समय जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी को, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी को और सोशलिज्म को काफी ज्यादा अपनाया, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं आपको सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई हमारा जो देश होगा वो एक सोशलिस्टिक देश होगा और मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। अब पूरी कहानी है, जैसा कि मैंने बेटा आपको वन शॉट में, पहले वाले वन शॉट में बताया कि बेटा यहां पे कुछ समझने वाला नहीं है, यहां पे सिर्फ कहानी है, हिस्ट्री है ना, और कुछ अच्छी अच्छी सी बातें हैं, कुछ चीजें याद करने वाली है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उनके बारे में बात करेंगे एंड राइट। सो ये रहेगा। नाउ नेहरू and many other leaders and thinkers of the newly independent India sought an alternative to the extreme versions of capitalism and socialism. अब मैं बताता हूं बेटा आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या होता है। देखो 2026 में, ठीक है ना, 2026 में अमेरिका को, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ब्रिटिश रूल से आजादी मिले 250 साल हो गया है, ठीक है ना। कितना? 250 ईयर्स। 250 ईयर्स, यानी कि अमेरिका बेटा अपनी 250th जो फ्रीडम एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहा है 2026 में। आप इस बात से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका को हमसे बहुत पहले आजादी मिल चुकी है, अमेरिका को। तो अमेरिका एक बहुत ही पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया तो अभी अभी भाई 1947 में बनी, ठीक है ना, 1950 में बनी। तो अमेरिका उससे बहुत पुरानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अमेरिका में सिस्टम यह है बेटा कि गवर्नमेंट जो है वो रूल करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, पावर में रहेगी, बट जो इकोनॉमी को चलाएगा वो चलाएगा कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का फेवर किया गया अमेरिका की तरफ से, यानी कि यूएसए की तरफ से, ठीक है ना। और सोशलिज्म का फेवर किया गया बेटा, सोशलिज्म वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट चलाती है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो सोशलिज्म का जो आप कह सकते हो कि एडवोकेसी की गई, वो की गई यूएसएसआर की तरफ से। यूएसएसआर को आज की डेट में आप रशिया भी कहते हो, उस समय बोलते थे यूएसएसआर, जिसमें यूक्रेन वगैरह भी पार्ट था, और जिसको सोवियत यूनियन की सरकार चलाती थी, है ना। आपने पढ़ा होगा बेटा अपने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में, सोवियत यूनियन। तो यूएसएसआर अब रशिया हो गया है। यूएसएसआर ने फॉलो किया सोशलिज्म। तो कहते थे हम लोग बेटा बाईपोलर वर्ल्ड। बाईपोलर का मतलब दो बड़ी शक्तियां जो पूरी दुनिया में है, वो कौन है? अमेरिका और यूएसएसआर। अमेरिका ने फॉलो किया कैपिटलिज्म, यूएसएसआर ने फॉलो किया आपका सोशलिज्म, यानी कि रशिया ने फॉलो किया सोशलिज्म। दो बड़ी कंट्रीज थी। अच्छा, चाइना की अगर आप बात करोगे तो चाइना अभी 1950 में पहली जो पार्टी है चाइना की, जो आज भी रूल कर रही है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो 1950 में आई। तो चाइना का भी डेवलपमेंट काफी लेट शुरू हुआ, अभी बहुत तेजी में, लेकिन लेट शुरू हुआ, हमारे साथ ही शुरू हुआ था। तो दो जो बड़ी ताकतें थी वो थी बेटा, एक अमेरिका, एक रशिया। एक ने कैपिटलिज्म फॉलो किया, एक ने सोशलिज्म फॉलो किया। अब बात थी इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ा देश था, बहुत जनसंख्या थी यहां पे भाई उस समय भी। तो यहां पे क्या फॉलो किया जाए? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि ना भैया हम कैपिटलिज्म करेंगे, ना हम सोशलिज्म करेंगे, हम करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। चलिए, इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्टिक सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द इकोनॉमी विद द प्राइवेट सेक्टर बीइंग इनकरेज टू बी पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट। क्या बोला जा रहा है? इंडिया एक सोशलिस्टिक सोसाइटी बनने की तरफ थी। तो इंडिया में क्या कहा गया कि भैया ठीक है, पब्लिक सेक्टर यानी कि कंपनीज, है ना, जो गवर्नमेंट की हैं वो रहेंगी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, रूल करेगी, शासन करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी जगह मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर पाएंगे, ठीक है ना, और इकोनॉमी में एफर्ट करेंगे। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटलुक। ठीक है। अब बेटा आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा जानते हैं आप लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में, क्योंकि भाई मैं तो पॉलिटिकल साइंस वगैरह कभी पढ़ा नहीं।
लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक, अब भैया कोई बच्चा बिल्कुल कमेंट में मेरे को घेर मत लेना, जो हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सोशलिस्टिक वर्ड है या सोशलिस्ट जो वर्ड है वो बाद में जोड़ा है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की मैं बात कर रहा हूं, जो सोशलिस्ट वर्ड है वो बाद में जोड़ा है, कहीं ना कहीं रशिया को देख के ही जुड़ा है। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया है बेटा 1948 में, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ना, तो जो डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपीज, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की झलकती हैं 1950 में। अब देखो बेटा क्या होता है, बेटा प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक सभी बच्चों से एक विनती करूंगा कि बेटा अपनी कॉपी में टाइमलाइन जरूर बना लें, इस पूरे सब्जेक्ट की टाइमलाइन, चैप्टर की नहीं, क्योंकि एक एक चैप्टर में दो दो चीजें आएंगी। तो आप टाइमलाइन यहीं से बनाना शुरू कर दो, उससे क्या होगा ना, उससे ये होगा कि आप 1947 से लेकर अभी तक क्या क्या चीजें हुई वो आप एक पेपर में लिख सकते हो। आप एक काम करो, जैसे आपकी एक कॉपी है, तो कॉपी को पूरा है ना फोल्ड कर लो, जैसे अभी मेरे पास ये नोटबुक है, अब नोटबुक जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है ना, तो कॉपी को पूरा ऐसे, इसको ऐसे कर लो, और पूरा इसको यहां से इतना बड़ी टाइमलाइन बनाओ, तो पूरे आपके सब्जेक्ट की टाइमलाइन यहां पे आ जाएगी। तो टाइमलाइन जरूर बना लेना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसको आप आईपीआर बोलते हो, 1948 में आता है, और 1950 में बेटा प्लानिंग कमीशन का गठन होता है। प्लानिंग कमीशन, नाम से पता लग रहा है बेटा, प्लानिंग करने वाला कमीशन, प्लानिंग कमीशन। जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, वो उसके क्या बनते हैं, चेयरपर्सन बनते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आते हैं बेटा कि कितने तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम है ना आज की डेट में है। और बेटा यहां पे एक क्वेश्चन आपके लिए, प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया है और बनाया गया है नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग, है ना। अब आप मुझे ये बताएंगे कि बेटा नीति आयोग कब बना है, तो ये कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग कब बना है, गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक सिस्टम बेटा कितने तरीके के होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले, एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर 3 क्वेश्चन। देखो बेटा आप एक बात समझेंगे कि सोसाइटी में, अच्छा अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमी है क्या, इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ सब्जेक्ट, है ना, where we study that how we are going to satisfy unlimited human wants with the limited resources, and these limited resources have alternative uses also। तो हम बेसिकली बेटा यहां पे ये देखते हैं कि कैसे हम इंसान की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करेंगे। रिसोर्सेस कम हैं और रिसोर्सेस के बहुत सारे यूजेस भी हैं, तो हम कैसे इंसान के बढ़ते हुए जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। तो यहां पे 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम यह है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, इसको कह सकते हैं आप व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सेकंड इज हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, शुड प्रोड्यूसर्स यूज मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल। हमें गुड्स कैसे बनाने हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, जैसे कि हमें मशीन से गुड्स बनाने हैं, या हमें इंसानों से काम करवाना है, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। और तीसरा है बेटा, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और कैसे हमें ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये लोगों में बांटने हैं, आप कह सकते हो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सबसे पहला आता है बेटा आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको आप मार्केट की इकोनॉमी भी कहते हो, और यहां पे बेटा बहुत सिंपल है, वो बनेगा जो लोग चाहते हैं। समझ गए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बनेगा, तो वो बनेगा जो लोग चाहते हैं। व्हाट इज प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन डिमांड, है ना भाई, जिस चीज में ज्यादा प्रॉफिट, उस चीज जिस चीज की ज्यादा डिमांड, जिस चीज में ज्यादा प्रॉफिट वही बनेगा। दूसरी बात, इफ कार्स आर इन डिमांड कार्स आर मेड, इफ लेबर चीपर देन मशीन लेबर इंटेंसिव मेथड्स आर यूज्ड। मतलब बेटा यहां पे सब कुछ क्या है, पैसा, है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा लोग यहां पे करेंगे। मशीन सस्ती होगी तो मशीन से बनवाएंगे, लेबर सस्ता होगा तो लेबर से बनवाएंगे, कार ज्यादा बिकेगी तो कार बनाएंगे, कपड़े ज्यादा बिकेंगे तो कपड़ा, जो ज्यादा बिकेगा वही बनेगा, ठीक है ना, है ना। गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन परचेसिंग पावर, और सामान बटेगा किसको भैया, अगेन वही बात, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भैया सिंपल सी बात है, जिसकी जेब में पैसा होगा वो सामान खरीद लेगा। Only those who can pay get them. This means the poor often miss out on basic needs like low cost housing. इसका मतलब बेटा कि जो गरीब लोग हैं वो शायद अपने लिए घर भी ना बना पाए, क्योंकि जिसकी जेब में पैसा होगा वही काम करेगा। अब अमेरिका वगैरह में अगर आप देखते हैं बेटा, तो आपको ये बात तो पता होगी कि इंडिया में फिर भी लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग कॉस्ट बहुत कम है। अभी आप जिस स्टेट में हैं,
अभी आप इसी पैसे को लेके अमेरिका जाएं बेटा तो महीने भर भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इतना महंगा घर, इतना महंगा खाना, कैसे सर्वाइव करेंगे? ठीक है ना, लाखों रुपए आपकी, करोड़ों रुपए सैलरी होगी तब जाके आपका कहीं गुजर बसर हो पाएगा अमेरिका जैसे देशों में विद फैमिली। बाकी अकेले जा रहे हो तो एक अलग बात है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है बेटा? सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जहां पे गवर्नमेंट कुछ चीजें फ्री में बांटती हैं। ये आगे आने वाला वर्ड था, मैंने सोचा आज पढ़ा देते हैं बेटा। इसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने अपने घरों के आसपास बेटा कोटा की दुकानें देखी होंगी। कोटा, हमारे यूपी में कोटा कहते हैं। कोटा की, वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में पीडीएस, हमारे यूपी में कोटा कहते हैं। कोटा की दुकानें, जिसको आप राशन शॉप्स भी कहते हो, राशन कोटा की दुकानें। तो कोटा मतलब कि भैया अगर आपके पास राशन कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अगर आप हैं, तो आपको बेटा देख सकते हो कि चावल, गेहूं, है ना, दाल और सरसों का तेल, नमक, चना, ये हमारे इधर भी मिलता है ना। तो थोड़ा लाइन लगा के आपको मिल जाएगा इस तरीके से। और जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम पे भाई लोगों ने कहा ना, इस सरकार ने कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटा है। तो ये सब गवर्नमेंट बेटा करती है ताकि लोग भूखे ना रहें, बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती रहें। आपके जिस भी जिले में आप रह रहे हो, जिस भी इलाके में आप रह रहे हो, वहां पे बेटा सरकारी अस्पताल जरूर होगा, सरकारी स्कूल जरूर होंगे। अच्छा, आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो कहां जाने के लिए? आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो कहां जाने के लिए? बेटा डीयू जाने के लिए। ठीक है ना, तो डीयू क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बीएचयू जाने के लिए, बीएचयू क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। कितनी फीस होती है? 20-25 हजार रुपए। किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 20-25 हजार रुपए फीस देखे हो? नहीं देखे हो। डीयू में देखे हो, क्यों? क्योंकि बेटा सरकारी कॉलेज है, तो आप सरकारी कॉलेज में जाना चाहते हो ना, वही बात है। तो इसे कहते हैं बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स बेस्ड ऑन पीपल्स नीड। तो लोगों की जो जरूरत होगी वो उनको दिया जाएगा, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एंड देयर एबिलिटी टू पे, नॉट देयर एबिलिटी टू पे। हेल्थ केयर इज फ्री फॉर एवरीवन, देयर इज यूजुअली नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एज एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। क्यूबा एंड चाइना इज द प्राइम एग्जाम्पल। बेटा सोशलिस्टिक इकोनॉमी पूरी तरीके से अगर किसी ने अपनाई है तो वो है क्यूबा और चाइना जैसे देश। चाइना में यू कैन नॉट होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट बाय, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। यू जस्ट came to this world, you just take birth in China, you live, you die एंड बात खत्म। ठीक है ना, चाइना में पैदा हो, चाइना में खाओ पियो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की बात ना करो। इंडिया में क्या है, पापा ने प्रॉपर्टी खरीदी बेटे को, बेटे से फिर बेटे को, बेटे से फिर बेटे को, तो चलता रहता है। ठीक है ना, वो वाली चीज है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं भैया मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का प्राइम एग्जांपल क्या है बेटा? भारत, हमारा प्यारा भारत देश मिक्स्ड इकोनॉमी से चलता है। ठीक है ना। सो बेसिकली द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर द थ्री क्वेश्चंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। यहां पे बेटा गवर्नमेंट और मार्केट मिलके ये डिसाइड करते हैं कि क्या बनना है, कैसे बनना है और कब बनना है। द मार्केट विल प्रोवाइड वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू डू। कह रहे हैं कि देखो बेटा, मार्केट वो प्रोवाइड करता है जो वो प्रोड्यूस कर सकता है, जो लोग खरीद सकते हैं, और गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है जो लोगों के लिए जरूरी है, जैसे कि चावल, गेहूं, सरसों का तेल, नमक, बताया मैंने आपको। भाई अनाज बटता है। हो सकता है बेटा कि आपके घरों में राशन की शॉप्स का खाना ना आता हो, मतलब अनाज ना आता हो, है ना, बट फिर भी आप समझोगे तो थोड़ा आप अपने घर से निकलो और अपने पापा से पूछो, मम्मी से पूछो कि मम्मी हमारे घर के आसपास कोटा की दुकानें कहाँ हैं। अगर यूपी में हो तो कोटा, बाहर के देश, बाहर के आप, देखो मैं भी क्या हूं, देश बोल रहा हूं। आप बाहर के स्टेट्स में, यूपी के अलावा कहीं रह रहे हो, अगर दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तो आप पूछो कि राशन की शॉप्स कहाँ हैं या पीडीएस की शॉप्स कहाँ हैं। तो आप जाके देखो एक बार बेटा, बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत से लोगों को अनाज मिलता है, और हर स्टेट में, हर गवर्नमेंट के अंडर ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। मिड डे मील, मिड डे मील स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें मिड डे मील मिलता है। ठीक है ना, बच्चों को खाना मिलता है। चलिए, तो अभी आगे आते हैं। तो वैसे तो बेटा मिड डे मील, मैं आपको बताता हूँ, मिड डे मील की काफी कंप्लेंट आती है ना कि मिड डे मील में खाना खराब मिलता है। मेरा गांव है अयोध्या के आगे पड़ता है, अयोध्या के आगे गांव है मेरा। मैं एक दिन अपने गांव में ही स्कूल में कहीं टहल रहा था। तो स्कूल हमारे घर से, गांव गांव वाले घर से स्कूल थोड़ा पास में ही है, मुश्किल से 500 मीटर 600 मीटर होगा। तो स्कूल में गया तो वहां बेटा प्रॉपर, जब मैं जिस दिन गया था, मैं कढ़ी चावल बच्चों को, खीरे प्याज की सलाद, और मीठे में कुछ एक आइटम था, मैं देखा नहीं अच्छे से, कढ़ी चावल देखा मैंने, अच्छा खाना का बच्चे खा रहे थे। तो यस, मिड डे मील सिस्टम इज गुड, है ना। चलो, और अब आते हैं बेटा हम लोग अपने मिक्स्ड इकोनॉमी पे। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी पे मार्केट भी फ्री है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी है, दोनों चीजें हैं। फ्री मार्केट का मतलब क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, यानी कि जो बिजनेस करना चाहते हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स एबल टू मेक प्रॉफिट।
फ्रीडम टू सेटअप बिजनेस, आपको अपना व्यापार सेटअप करने की पूरी आजादी है। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस, और आप अपने बिजनेस को ओनरशिप कर सकते हो। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसे आता है बेटा, गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स, आगे बात करेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में टैक्स पढ़ते हैं हम लोग, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, टेंशन मत लेना। प्रोग्रेसिव टैक्सेस टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर देयर। टैक्सेस ऑन डिमांड डीमेरिट गुड्स, है ना, गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। बताता हूं क्या लिखा हुआ है। जैसे बिजनेस करना है बेटा, तो अब मुझे मान लो बिजनेस करना है, तो मैंने क्या बोला कि मैं बंदूक बनाऊंगा, और वो भी इलीगल। तो नहीं कर सकते बिजनेस, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ है। तो कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे, समझ रहे हो, है ना। हम बोल सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे। बिजनेस कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बिजनेस करने लगेंगे, है ना। तो वो वाली चीज है। तो गवर्नमेंट की भाई अपने कानून वानून भी है ना। अच्छा, दूसरी चीज है भैया डीमेरिट, डीमेरिट गुड, जिनको बेटा हम सिन गुड भी कहते हैं। सिन गुड क्या होते हैं, जैसे बेटा सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, शराब, है ना, ड्रग्स, ये सब सिन गुड्स हैं। ड्रग्स तो वैसे इलीगल आइटम है, बट शराब वगैरह तो लीगल ही है ना भाई, पी सकते हो, है ना। या सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको, है ना, चुइंग टोबैको, पान मसाला, गुटखा, तो वो सब सिन गुड्स हैं। सिन गुड्स पे सरकार टैक्स लगाती है। एक नॉर्मल सी बात बताता हूं कि अब एक जो बड़ी वाली सिगरेट आती है 25 रुपए की है, सोच लो, एक सिगरेट 25 रुपए की, मतलब अगर आप दिन में 2-3 सिगरेट पी रहे हो तो आपका 75-100 रुपए खर्च हो गया। हालांकि पीने वाले पी रहे हैं, अपने को क्या, है ना। तो डीमेरिट गुड की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से सरकार टैक्स वगैरह भी लगाती है। आगे आते हैं बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में एक जगह प्रोडक्शन भी हो रहा है, एक जगह गवर्नमेंट का रेगुलेशन यानी कि कानून भी है। प्रोडक्शन ओन कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, और कानून वगैरह बना रही है गवर्नमेंट। भाई आर्मी मेंटेन कर रही है गवर्नमेंट, पुलिस मेंटेन कर रही है गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, आपको कोर्ट वगैरह जो दिख रहे हैं पॉलिटी में आप पढ़ते होगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट वो कोर्ट, तो वो सब भी गवर्नमेंट अपना जो है कर रही है काम, है ना। चलिए बेटा, अब आपको एक बात बताता हूं। तो कब बनता है बेटा प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन बना है 1950 में। और पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया है, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान आया है, वो आया है 1951 से 1956 तक। फिर दूसरा आया बेटा 1956 से, है ना, 71, है ना, ऐसे चलता रहा। तो इस तरीके से पहला 5 ईयर प्लान आया। चेयरपर्सन थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो अब सवाल यह है कि जो बेटा 5 ईयर प्लान बनाए गए, है ना, 7 5 ईयर प्लान आए हैं, 7 5 ईयर प्लान, तो वो क्या करते थे? प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान के जरिए क्या करता था? तो आपको पढ़ना है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान की। 5 ईयर प्लान से हम क्या करना चाहते थे, आप समझ रहे हो ना, कि हमने बना तो दिए 5 ईयर प्लान, बट हम करना क्या चाहते थे 5 ईयर प्लान से? सबसे पहले बेटा हम ग्रोथ चाहते थे। ग्रोथ बोले तो बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां पे जीडीपी वगैरह की बात हो रही है कि देश में प्रोडक्शन बढ़े। अच्छा, यहां पे भी अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, तो महात्मा गांधी जी जो है, वो हमेशा, जो महात्मा गांधी हैं, वो हमेशा विलेज इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात करते थे। लेकिन भाई जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बहुत यंग थे, उस समय यंग थे, जवान थे। तो इन दोनों लोगों का कहना था कि नहीं, इंडिया में विलेजेस आर इंपॉर्टेंट, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से कभी कभी महात्मा गांधी जी में और जवाहरलाल नेहरू जी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी में उस समय पे अपना डिबेट, जिसको आप हिंदी में बहस भी कहते हो, कभी कभी डिबेट भी होती थी। ठीक है, वैसी वाली बहस नहीं जैसे हम लोग करते हैं, है ना, तू तड़ाक वाली नहीं, नॉर्मल सी डिबेट, बातचीत, डिस्कशन उस समय भी होता था। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी पावर में आए तो उन्होंने कहा भैया नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत जरूरी है, इकोनॉमी को हमें ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मींस एन इंक्रीज इन अ कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब बेटा किसी भी देश में प्रोडक्शन कब होगा, गुड्स का या सर्विसेज का? टीचर कब बनेंगे, डॉक्टर कब बनेंगे? जब आप पढ़ोगे। पढ़ोगे तो एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये बात समझो, इट रिजल्ट्स फ्रॉम मोर कैपिटल, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज और हायर एफिशिएंसी। तो ज्यादा अच्छा पैसा देश में आएगा, ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देश का होगा, सर्विसेज देश की अच्छी होंगी। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ इज अ स्टेडी राइज इन जीडीपी, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। तो बेटा आप नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी पढ़ के आते हो। जीडीपी से तो हमको पता लगता है ना कि भैया हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। जीडीपी कम्स फ्रॉम द 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। तो बेटा जीडीपी क्या होती है? टोटल जो प्रोडक्शन एक कंट्री में हो रहा है गुड्स का और सर्विसेज का, उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ पे 5 ईयर प्लान का पूरा पूरा फोकस था।
द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, namely the agricultural sector, the industrial sector, and the service sector. The contribution made by each of these sector makes up the structural composition of the economy. तो बेटा क्या होता है कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, जब ये लोग अच्छे से काम करते हैं तो पूरी इकोनॉमी का हमारा कॉम्पोजिशन बनता बिगड़ता है ना. अब आप देखोगे बेटा कि हर इकोनॉमी में चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, रशिया, जब लोग पढ़ने लगते हैं, जब धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो होने लगती है, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से हटके सर्विस सेक्टर की ओर आगे बढ़ते हैं. ये आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं ट्रेंड दिखाऊंगा विद ऑल द डेटा, विद ऑल द फैक्ट्स. नाउ कंट्रीब्यूट्स मोर टू जीडीपी ग्रोथ, है ना. वाइल इन सम कंट्रीज द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर टू जीडीपी ग्रोथ. अब एक एग्जांपल देता हूं बेटा. आज की डेट में अगर आप इंडिया में देखोगे तो जीडीपी में ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है, ठीक है ना, बट एग्रीकल्चर का भी है. तो इंडिया हमेशा से एक एग्रेरियन इकोनॉमी रही है. एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर, एग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं बेटा, एग्रेरियन. लेकिन वहीं आप बेटा ईरान को देखो. अब ईरान की अगर आप बात करेंगे, जिसको आप पहले पर्शिया भी बोलते थे, वहां पे मेन काम एग्रीकल्चर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों. क्या मेन काम है वहां? मेन काम है क्रूड ऑयल, तेल निकालो, तेल बेचो भैया. उनकी इकोनॉमी में अगर आप जाएंगे तो ज्यादा करके लोग इसी बिजनेस में आपको इन्वॉल्व मिलेंगे, और तेल बेच के ही उनके देश में पैसा आ रहा है. और ईरान कोई गरीब कंट्री नहीं है, बहुत अमीर कंट्री है, ठीक है ना. देख रहे हो ना, इसराइल और अमेरिका की नाक में दम करके रखा हुआ है ईरान ने, ठीक है ना. और इधर से वो मिसाइल मारते हैं, इधर से वो सब दुबई उबई सब पे मिसाइल मार रहा है ईरान. तो क्रूड ऑयल, है ना, क्रूड ऑयल इनका मेन काम है. तो बेटा जैसी ज्योग्राफी में तो आप पढ़ते ही हो बेटा, जैसी ज्योग्राफी वैसा बिजनेस, है ना. इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है भाई? बारिश, मानसून, सर्दी, गर्मी, सब मजे ले रहे हैं हम लोग. तो एग्रेरियन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं बेटा द सर्विस सेक्टर. अब यहां से शुरू होता है एक्चुअल जो है आपका ये समझना कि क्या क्या हुआ 40 सालों में. तो एज कंट्रीज, जैसे कि मैंने बताया बेटा, जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होती हैं, देयर इकोनॉमीज टिपिकली शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड लेटर टू सर्विस. जैसा कि मैंने बताया बेटा, कोई भी कंट्री जब डेवलप हो रही होती है तो पहले एग्रीकल्चर से लोग निकल के मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से निकल के लोग सर्विस सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि हमें बेटा आराम की आदत भी लग जाती है. अब मुझे ही देख लो, तुमको खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, एसी चल रही है बढ़िया. अभी एसी बंद हो जाए तो मैं 10 मिनट खड़े होकर पढ़ा नहीं सकता हूं. उसके दो तीन रीजन है. एक तो आदत खराब कर दी है मैंने खुद की, ऊपर से भैया लाइट वाइट इतनी जल रही है, ये बोर्ड की गर्मी, कैमरे की गर्मी, लाइट तो, और कमरा भी बंद है ताकि बाहर की आवाज ना आए, तो गर्मी हो जाएगी. तो पंखा पंखा चलाऊंगा तो माइक में आवाज आएगी, तो एसी चलाना मेरी मजबूरी है. तो हम लोग क्या होते हैं बेटा, धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ठीक है. अभी अभी मेरे घर पे मैट्रेस ले रहा था, मैट्रेस समझते हो, गद्दा. मैंने इतना मोटा गद्दा मंगाया, ठीक है. वो इतना मोटा, कम से कम 8 या 10 इंच का गद्दा होगा. आप समझ रहे हो. पहले लोग क्या करते थे, चारपाई बिछाई, कोई गद्दा नहीं है, सो गए रस्सी पे, ठीक है ना. चारपाई रस्सी से बनती है ना, सो गए चादर बिछा के. आज की डेट में आदमी को कंफर्ट चाहिए. जब कंफर्ट की तलाश होती है तो नौकरी की तलाश होती है. तो वही है भैया, एग्रीकल्चर में मेहनत है, पढ़ोगे लिखोगे तो एग्रीकल्चर छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के सर्विस सेक्टर में आदमी आता है. ट्रेंड है ना. तो इंडियाज स्ट्रक्चरल चेंज हाउएवर हैज बीन अनयूजुअल. लेकिन बेटा इंडिया में ऐसा नहीं हुआ. इंडिया में ऐसा नहीं हुआ. क्या हुआ? While agriculture once contributed over 50% of the GDP, by 1990 the service sector share rose to 40 to 40.6%. ठीक है. इंडिया में क्या हुआ, एक समय की बात है कि जीडीपी का 50% एग्रीकल्चर से आता था. लेकिन बेटा 1990 तक सर्विस सेक्टर बढ़ के 40.6 हो गया. अच्छी बात है ना. तो दिस शिफ्ट टुवर्ड सर्विस एक्सेलरेटेड फर्दर आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म. और बेटा 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म के बाद, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लोगों ने पढ़ाई लिखाई शुरू करी और आपका लोग नौकरी करना ज्यादा पसंद करने लगे. देखिए बेटा, नौकरी करने में एक बात और है, नौकरी करने में एक बात और हो जाती है, वो है बेटा सिक्योरिटी. हर महीने 1-2 तारीख को आपको सैलरी मिल गई, घर परिवार को आपको अच्छा कर रहे हैं, लोन वगैरह मिल गया, कार खरीद ली, घर खरीद लिया. तो नौकरी, बिजनेस वगैरह में क्या है भाई, अनसर्टेनिटी रहती है. नौकरी में क्या है, 1 महीना काम किया, 1 महीने का पैसा मिला. हमें भी नौकरी पसंद है भाई, क्या करें भाई. हमारे फादर साहब नौकरी करते हैं, हमारे दादाजी नौकरी करते थे, है ना. हमारे जो परदादा हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने गांव में पहला पोस्ट ऑफिस खुलवाया था, तो वो पोस्ट मास्टर बन गए थे, तो वो भी नौकरी करते थे. और उनसे पहले पता नहीं लोग क्या करते थे, ठीक है ना. तो ये वाली चीज है.
और फिर उन्होंने इलेक्शन वगैरह लड़ लिया तो वही गांव के प्रधान हो गए, है ना। लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोग नौकरी में आ गए। अब मेरी दीदी भी नौकरी करती है, चाचा भी नौकरी करते हैं, सब लोग नौकरी करते हैं, ठीक है ना। चलो ये बात है। आपके घर में भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा, आपके यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा। तो बिजनेस फैमिली है ही नहीं, तो बिजनेस करने से डर भी लगता है कि भैया बिजनेस करें कैसे, नॉलेज ही नहीं है। टू रेज प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स मस्ट अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। देखो बेटा, अब मैंने बताया आपको कि जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यह कहना था कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, और मॉडर्नाइजेशन तब होगा जब इंडिया में टेक्नोलॉजी आएगी। तो बेटा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर्स को न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, लाइक फार्मर यूजिंग इंप्रूव सीड और फैक्ट्री यूजिंग एडवांस मशीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। Modernization also means a change in social attitudes such as recognizing equal rights for women and encouraging their participation in all sectors। बेटा देखिए, कुछ भी काम आप करने जा रहे हैं, एक बात तो लिख के ले लीजिए मुझसे, ये तो किताब कह रही है, मैं कुछ कह रहा हूं। कुछ भी काम आप करने जा रहे हैं इस देश में, बिना महिलाओं के, बिना विमेंस के, तो वो हो नहीं सकता है, पहली बात। तो बहुत जरूरी है कि भैया मॉडर्नाइजेशन करना है तो सोशल एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, और विमेन का पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा बेटा। महिलाओं को काम करने के लिए, पढ़ने के लिए पूरे मौके, पूरे अपॉर्चुनिटीज, पूरी राइट्स देने पड़ेंगे। सोसाइटीज दैट वैल्यू बोथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड जेंडर इक्वालिटी टेंड टू बी मोर प्रॉस्पेरस। और बेटा आप देख लीजिए, आप देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में उन देशों को जहां पे महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाओं को उतना काम करने की आजादी नहीं है, पढ़ने की आजादी नहीं है, वो देश कहां है, और वो देश कहां है जहां जहां महिलाएं अच्छे से हर एक काम कर रही हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, है ना, आपका नौकरी करना हो, बिजनेस करना हो, तो वो देश आपका प्रॉस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्रेंड कह रहा है। आप देखेंगे बेटा, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है वो यहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। देखिए, पहले आप ओल्ड टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे, ठीक है ना, अब आप न्यू टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं भैया, रोबोट वगैरह का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आप एग्रीकल्चर करते थे, है ना, तो बुलेट कार्ट से करते थे, है ना, और आज जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो ट्रैक्टर से कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी अभी हमने भी ट्रैक्टर खरीदा है गांव में, है ना, छोटा सा ट्रैक्टर हमने भी ले लिया है, तो ये भी है। पहले आप अकाउंटिंग पेपर पे करते थे, है ना, हिसाब किताब पेपर पे करते थे, आज आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, तो बेटा इसी को अपन मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर, मशीन्स, ट्रैक्टर, ट्रॉली, इन सब चीजों का यूज करना। थर्ड जो गोल रहा बेटा 5 ईयर प्लान का, वो रहा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है बेटा आत्मनिर्भर भारत, की भारत किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, भारत आत्मनिर्भर हो जाए। Now, a nation can achieve growth and modernization by using its own imported resources. In India's first 5-year plan, self-reliance was prioritized, producing goods domestically to reduce dependence on foreign countries, especially for food. अब देखिए बेटा, एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं। देखिए, जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा कम था वो था अनाज, और भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, अनाज कम होता जा रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी। तो बेटा इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया को अमेरिका से खाना मंगवाना पड़ता था, फूड लेना पड़ता था। और कहा जाता है कि जो अमेरिका से फूड ग्रेन इंडिया में आते थे वो बहुत ही बैड क्वालिटी के होते थे। अमेरिका में जो खाना वो अपने जानवरों को खिलाते हैं, वो खाना वो इंडिया भेजते थे हमारे लिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि भाई इंडिया में अभी उतना अच्छा फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो मजबूरी के नाते हम लोगों ने अमेरिका से खाना मंगाया। लेकिन 1965 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हमने बहुत अच्छा किया। तो हम चाहते हैं बेटा, हम दिल से चाहते हैं कि हम इंडिया में सब कुछ बनाएं, ताकि हमें बाहर किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस दिस पॉलिसी वॉज वाइटल टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड अवॉइड फॉरेन इन्फ्लुएंस ओवर नेशनल पॉलिसी। देखो बेटा, जब कोई देश, अमेरिका जैसा बड़ा देश, जब हमें खाना भेजेगा तो बार बार इंटरफेयर नहीं करेगा। आप सोचो ना, वो जानते हैं कि हमें उनकी जरूरत है, तो वो बार बार हम अपनी चलवाते थे हमसे, ठीक है ना। तो ये इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए, है ना, राष्ट्रीयता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट वॉज फियर्ड दैट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में मेक इंडिया सॉवरेनिटी वल्नरेबल टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर पॉलिसी। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम बहुत डिपेंडेंट हो जाएंगे बाहर के फूड सप्लाईज के ऊपर, है ना, या फिर फॉरेन कैपिटल के ऊपर, तो ये इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। और इंडिया की पॉलिसी में बाहर के देशों का इंफ्लुएंस बढ़ेगा।
आते हैं बच्चों हम लोग अपने इक्विटी पे, है ना। तो सबसे पहले आप इक्विटी देख लो, फोटो में देख लो इक्विटी क्या है। देखिए व्हाट इज इक्वालिटी, इट मींस ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। ये है बेटा इक्वालिटी कि भैया हमने सबको उतने ही बड़े स्टेयर्स दिए, बट जो छोटा है ना, जो व्हील चेयर पे है वो मैच नहीं देख पा रहा है। ये इक्वालिटी है, चाहे वो कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन इक्विटी क्या होती है बेटा, इक्विटी का मतलब होता है कि इट मींस सोशल जस्टिस, फेयरनेस टू ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। तो आप यहां पे देख सकते हो भाई, जिसके पास खुद के पैर है वो देख रहा है, जिसके पास व्हील चेयर है हमने उसको एक ज्यादा बड़ा पट्टा दे दिया। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एज पर देयर नीड। तो जैसी जिसकी जरूरत वैसा हम उसको प्रोवाइड करें, इसे कहते हैं बेटा इक्विटी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इक्विटी का मतलब वैसे आप यहां से भी देख सकते हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस मस्ट बेनिफिट ऑल, नॉट जस्ट द रिच, अलॉन्ग विद ग्रोथ इक्विटी इज एसेंशियल। Every Indian should have access to basic needs like food, housing, education, healthcare, and wealth inequality must be reduced. कह रहे हैं कि देखो बेटा, इकोनॉमिक जो बेनिफिट है, इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, वो सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी जेब में पैसा हो वही राजा हो। ठीक है ना, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। तो सभी के पास बेसिक नीड्स होनी चाहिए बेटा, जैसे कि खाना, घर, पढ़ाई, हेल्थ केयर, है ना। और इसके लिए सरकारों ने क्या क्या काम किया अभी सब आगे बताने वाला हूं आपको। द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान 1950 से 1990 तक जो बेटा 5 ईयर प्लान चले, एम्ड टू अचीव दीज 4 गोल्स थ्रू पॉलिसीज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये आपने इक्विटी देख लिया, है ना। तो बेटा आपको एक एग्जांपल देता हूं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आई गेस 2005 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मैं चेक कर लूंगा कि कब आया था। राइट टू एजुकेशन में यह कहा गया कि बेटा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो पढ़ाई है वो फ्री है और कंपलसरी है, और चाइल्ड लेबर को भी खत्म किया गया। ठीक है ना, तो ये सब बेटा किया जाता है ताकि देश में बच्चे पढ़ें, पढ़ेंगे तो समझदार बनेंगे, नौकरी करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, बिजनेस करेंगे, है ना। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं आएगी, आएगी भाई। देश बनता है देश में रहने वालों से। ठीक है ना, तो हम जब अच्छा करेंगे तो देश भी अच्छा करेगा। ये बातें हो रही हैं। फिलहाल सर आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। देखो भैया, बड़े अच्छे लैंड रिफॉर्म आए। ठीक है ना, कुछ लोगों को इन लैंड रिफॉर्म से बहुत दिक्कत हुई, और इतनी दिक्कत हुई कि सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए, है ना। और हुआ क्या वो समझिए। सबसे पहले बेटा आप ये समझिए कि ये जमींदारी सिस्टम होता क्या था। देखिए ये है हमारे भारत का गरीब किसान और ये है ब्रिटिशर्स। ठीक है ना, तो वैसे मैंने पिछली क्लास में समझाया कि जमींदारी सिस्टम क्या होता था, बट अब और डिटेल में समझो। तो ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी जिसका नाम था रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम में ब्रिटिशर जमींदारों से यह कहते थे कि बेटा जमींदार, तुम्हें अपनी जमींदारी बचानी है। जमींदार कहता था जी मालिक, बचानी है, अच्छा तो एक काम करो, तुम जमींदार तभी रह पाओगे, अपने इलाके के राजा रह पाओगे, है ना, जब तुम फार्मर्स से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करोगे, टैक्स इकट्ठा करोगे, है ना, और वही पैसा तुम हमको दोगे तो हम तुमको जमींदारी के राइट देंगे। इसे कहते थे रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। जमींदार कहता था ठीक है मालिक, मैं दो चार मुस्तंडों को, पहलवानों को अपने साथ रख सकता हूं मारने पीटने के लिए, कहीं मैटर वैटर हो जाए फार्मर के साथ तो मार पीट के अपना काम निकलवा लेते थे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा हाँ हाँ रख लो, दो चार बॉडी बॉडी गार्ड को रख लो, बढ़िया बल्कि जिनकी बॉडी हो, मारने पीटने में उस्ताद हो। तो जमींदार जो होते थे बेटा थोड़े पावरफुल हो जाते थे गांव गांव में, और जमीन क्योंकि जमींदार हैं, जमीनों के मालिक हैं और पावरफुल भी है, पैसा भी है, तो भैया फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। और जमींदारों को जितना भी एरिया है वो होल्ड करने की पूरी पूरी आजादी थी। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ब्रिटिशर्स खुद क्यों नहीं कर लेते थे, क्योंकि देखो बेटा इंडिया बहुत एक बड़ा देश है, कहां कहां तक गांव गांव जाएंगे और जमीनों को देखते रहेंगे, है ना, किस किस से लीड डील करेंगे, है ना, फार्मर्स जो है कहां तक ब्रिटिशर्स इतना बिजी रहेंगे। तो उन्होंने जमींदारों को कर दिया, है ना। तो बेटा ये जो जमींदारी सिस्टम है इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो उस समय के थे, इंग्लिश में कहते हैं द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो देन प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस सिस्टम को एबॉलिश किया। सबसे पहले एट इंडिपेंडेंस इंडियाज लैंड टेन्योर सिस्टम वाज डोमिनेटेड बाय इंटरमीडियरीज, जिनको हम जमींदार या जागीरदार भी कहते थे, हु कलेक्टेड रेंट विदाउट इंप्रूविंग द लैंड। ठीक है ना, लैंड से उनको कोई मतलब नहीं थी, उनको सिर्फ किराया लेना था, पैसा लेना था।
लो फार्म प्रोडक्टिविटी लेड टू फूड इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस। तो हमें बेटा अमेरिका से यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सामान फूड इंपोर्ट करना पड़ता था, फूड ग्रेन्स सामान मंगाना पड़ता था। टू इंश्योर इक्विटी एंड बूस्ट आउटपुट लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू अबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड मेक टिलर्स द लैंड ओनर। तो बेटा टिलर कौन होते थे? फार्मर। तो जो फार्मर थे, जो खेती करते थे, उन्हीं को जमीन का मालिक बनाया गया और इन जमींदारों को हटाया गया, इन जागीरदारों को हटाया गया। ठीक है ना। मोटिवेटिंग देम टू इन्वेस्ट इन फार्म इंप्रूवमेंट। ठीक है ना, कि आप अपने खेत का ख्याल रखो, पैदावार बढ़ाओ, बाकी टेंशन मत लो, सरकार आपके पीछे खड़ी है, जमींदार आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। Just a year after independence, steps were taken to abolish intermediaries and make the tillers the owners of the land. और आजादी के एक साल के अंदर अंदर बेटा कितना अच्छा काम सोचिए उस समय की सरकार ने किया कि जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया। ठीक है ना। The idea behind this move that ownership of land would give incentive to the tiller to invest in making improvement provided sufficient capital was made available to them। ठीक है बेटा। तो फार्मर्स को जमीनों का मालिक बनाया गया। सरकार ने कहा क्या चाहिए? पैसा हम देंगे, आप खेती करो। क्या चाहिए? फर्टिलाइजर हम देंगे, आप खेती करो। क्या चाहिए? राइट चाहिए, जमीन के कागज चाहिए, हम देंगे, आप खेती करो। ठीक है ना। और लैंड रिफॉर्म के लिए जो सबसे पहला काम सरकार ने किया वो किया बेटा लैंड सीलिंग। सबसे पहले आप इस वर्ड को समझिए, सीलिंग क्या होती है। देखिए, देखो बेटा, एक होता है प्राइस सीलिंग और एक होता है प्राइस फ्लोर। ठीक है ना। आप प्राइस का मतलब समझते ही हो, दाम। तो सीलिंग मतलब कि मैक्सिमम प्राइस आप कितना एक सामान का चार्ज कर सकते हो और मिनिमम प्राइस कितना एक सामान का होना चाहिए। तो मैक्सिमम प्राइस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर कस्टमर, जिसको आप एमआरपी भी कहते हो, है ना भाई। एमआरपी से ज्यादा सामान आपको कोई नहीं बेच सकता, मैक्सिमम प्राइस आपको बताना पड़ेगा। और मिनिमम प्राइस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स, कि भैया अगर आपने गेहूं उगाया तो एक किलो गेहूं का आपको मान लो 40 रुपए मिलेगा, 40 से कम नहीं मिलेगा, 40 मिल जाएगा, ये मिनिमम प्राइस है। तो इसी को कहते हैं बेटा सीलिंग यानी कि मैक्सिमम लिमिट, और फ्लोर यानी कि मिनिमम लिमिट। तो बेटा अब यहां पे आप समझो लैंड सीलिंग, कि एक आदमी कितनी मैक्सिमम लैंड होल्ड कर सकता है ये सरकार बताएगी। और जो ये बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास बीघों बीघों में जमीन है, एकड़ एकड़ में जमीन है, उनको अपनी जमीन सरकार को देनी पड़ेगी। फिर सरकार लैंड रिलोकेट करेगी छोटे छोटे फार्मर्स को। अब सोचो, सोचो तुम उस समय के फार्मर थे तो तुमसे ज्यादा खुश कौन? कोई नहीं, तुम सबसे खुश कि भैया जमींदारों से लैंड लेके सरकार तुमको लैंड दे रही है, वो भी फ्री में, थोड़ा बहुत पैसा लेगी हो सकता है। और सोचो तुम उस समय के जमींदार होते तो फिर बेटा खून के आंसू बह रहे होते, खून के। सोचिए अपनी जमीन सरकार को यूं ही दे देना, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने बेटा दे दी, सरकार को जमीनें दे दी, लेकिन कुछ लोग भाग गए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, उसी समय सुप्रीम कोर्ट बन गया था हमारे देश में, तो भाग गए सुप्रीम कोर्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो क्या करते थे? लैंड के डिसीजन पे स्टे ले लेते थे। क्या ले लेते थे? स्टे। और स्टे लेने के बीच में जितना समय उनको मिला, उन्होंने अपनी जमीन अपने चाचा, फूफा, मौसा, मौसी, मामा, मामी के नाम पे ट्रांसफर कर दी। ठीक है ना, अपने घर वालों के नाम पे ट्रांसफर कर दी। यानी कि कानून के बीच से एक लूप होल ढूंढ लिया बेटा लोगों ने, और जमींदारी सिस्टम पूरे कंट्री में लागू हुआ, पूरे देश भारत देश में लागू हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने कानून का सहारा लेके, कानून के लूप होल्स को ढूंढ के जमींदारी सिस्टम से के एबॉलिशन से खिलवाड़ भी किया। तो पूरा मसला आप पढ़ लो, जो मैंने आपको कहानी सुनाई वही यहां पे लिखी हुई है, और सब कॉमन सेंस की बात है। अभी मैं आपसे कह दूं लाओ जमीन दे दो, दोगे? अभी आपसे मैं बोलूं अपनी जमीन दे दो, मुझे फार्मर को देनी है, दोगे? नहीं दोगे ना, बस सिंपल सी बात है, नहीं देना चाहते थे लोग। ठीक है ना। लैंड सीलिंग एम्ड टू प्रमोट इक्विटी, यहां से पढ़ेंगे बेटा। लैंड सीलिंग एम्ड टू प्रमोट इक्विटी बाय लिमिटिंग द मैक्सिमम लैंड एन इंडिविजुअल कुड ओन, प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन फ्यू हैंड्स। Abolition of intermediaries freed about 200 लाख tenants from जमींदार exploitation and boosted agricultural output। ठीक है। तो बेटा क्या हुआ कि इंटरमीडियरीज को एबॉलिश किया गया
और बेटा 200 लाख टेनेंट्स को जमींदारों से आजाद कराया गया, 200 लाख, ठीक है ना, मतलब 2 करोड़, है ना। इक्विटी वॉज ओनली पार्टली अचीव, लेकिन बेटा खराब बात यह है कि इक्विटी उतने अच्छे से अचीव नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि मैनी लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइटेड लूप होल्स, एविक्टेड टेनेंट्स और ट्रांसफर्ड लैंड टू रिलेटिव टू अवॉइड सीलिंग लॉ। बहुत से लोगों ने क्या किया बेटा, सीलिंग के लॉस को अवॉइड करने के लिए जमीनें अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर दी। द पुअरेस्ट लेबरर्स एंड शेयर क्रॉपर्स गेन लिटिल. Land reform succeeded mainly in Kerala and West Bengal due to strong political will, while most other states saw limited progress, leaving land inequality largely intact. अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया लैंड सीलिंग के जो रिफॉर्म्स थे वो कौन से 2 स्टेट में अच्छे से हुए, एक बेटा केरल में और एक वेस्ट बंगाल में, बाकी के स्टेट्स में जमींदारों ने कोर्ट केस वगैरह कर दिया और बाकी की जमीन अपने रिलेटिव्स को ट्रांसफर कर दी, ठीक है ना। तो ये थे बेटा लैंड सीलिंग के रिफॉर्म्स। सेम चीज लिखी हुई है। अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन थोड़ा सा भैया पानी पीने के बाद पढ़ाएंगे क्योंकि गला गया है सूख, ठीक है ना, बोलते बोलते। और थोड़ा सा पानी पिएंगे। आप ग्रीन रिवॉल्यूशन की फोटो को देखो, चाहो तो वीडियो पॉज करके फॉरवर्ड भी कर सकते हो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चल 1 मिनट का समय दे दो बस। चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया होगा, और चैप्टर थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर से लंबा है क्योंकि यहां पे कंसेप्ट थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो आते हैं बच्चों और पढ़ते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में फूड ग्रेन्स की बहुत कमी हो रही थी, और इंडिया को क्या करना पड़ रहा था बेटा, अमेरिका से, है ना, इंडिया को यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ रहा था क्या, सामान। इससे दो चीजें हो रही थी, अनाज जो है, फूड ग्रेन जो है, वो इंडिया को अमेरिका से लेने पड़ रहे थे। इससे दो चीजें हो रही थी, पहला तो देश का पैसा बाहर जा रहा था, और दूसरा अमेरिका बेटा इंटरफेयर करने लग रहा था इंडिया की पॉलिसीज में, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता है कि उनके घर के अंदर आके कोई इंटरफेयर करे। तो आया बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में आप देखेंगे तो ट्रैक्टर, ट्रॉली, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब यूज होना शुरू हो गए। ग्रीन रेवोल्यूशन को आप हिंदी में हरित क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में क्या हुआ, सबसे पहले ये समझते हैं बेटा, प्री ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड। देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले क्या हो रहा था वो समझेंगे। 75% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. प्रोडक्टिविटी वॉज लो ड्यू टू ओल्ड टेक्निक्स एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. ना रोड थी ट्रैक्टर चलाने के लिए, ना ट्रैक्टर ट्रॉली हुआ करते थे, ना बीज अच्छे थे, सीड्स अच्छे नहीं थे, और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं थे। उसके बाद इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, यानी कि पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी, तो सब कुछ मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट था। इरिगेशन फैसिलिटीज वर स्केर्स, ठीक है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम हो गई थी। अब आते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है तो ब्रोक कॉलोनियल एरा स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो बेटा एक रुकावट थी, स्टैग्नेशन थी, हमेशा से ही वो खत्म होती है। क्या होता है वो समझिए। मार्क्ड बाय यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स। बेटा ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनको पानी वगैरह की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन इनसे फसल बहुत अच्छी होती है। व्हीट एंड राइस के लिए यूज हुए। हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया, इरिगेशन का यूज किया, जिसमें हमने कनाल बनाए, हमने नहरें बनवाई गांव में, ठीक है ना। पहला फेज चला बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन का मिड 1960s टू 1970, यानी कि आप लगा सकते हैं कि 1965 टू 1975। लिमिटेड टू एफ्लुएंट स्टेट लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। एंड पहले पहले फेज 1 में पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छे से हुआ।
प्राइमरीली बेनिफिटेड वीट ग्रोइंग रीजन, जहां पे वीट यानी कि गेहूं होता था, वहां पे बहुत अच्छा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। लेकिन सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेटा ये फैल गया मोर स्टेट्स में और मोर क्रॉप्स में, ठीक है ना, ज्यादा स्टेट पहुंच गए, मतलब ज्यादा स्टेट में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और वीट से निकल के ज्यादा क्रॉप्स में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। हेल्प इंडिया अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। और बेटा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो आपके घरों में खाना आता है, जो आप खाते हो, जो मैं खाता हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एट दैट टाइम। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से आज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन पाया फूड ग्रेन्स के मामले में। और इसके अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसको हम एफसीआई कहते हैं, जो फूड ग्रेन का बफर स्टॉक भी मेंटेन करके रखता है, बफर स्टॉक, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज बफर स्टॉक? बेटा बफर स्टॉक कह सकते हैं कि भाई फूड ग्रेन्स का ऐसा स्टॉक की जरूरत के समय हम उसको यूज कर सकें, ठीक है ना। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ बेटा? इकोनॉमिक इंपैक्ट ये हुआ कि इंक्रीज्ड मार्केट सरप्लस, मार्केट तक गेहूं चावल ये सब पहुंचने लगा, जिससे कि मार्केट में बिकने लगा, मार्केट में बिकने लगा तो फार्मर्स की इनकम बढ़ी। लेड टू डिक्लाइन इन फूड ग्रेन प्राइसेस बेनिफिटिंग लो इनकम ग्रुप, जो गरीब लोग थे उनको भी खाना सस्ते में मिलने लगा, फूड के प्राइसेस कम हो गए। इनेबल्ड गवर्नमेंट टू बिल्ड फूड ग्रेन बफर स्टॉक फॉर शॉर्टेज, और गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक मेंटेन किया, कभी शॉर्टेज हो गई तो यूज हो जाएगा। कौन मेंटेन करता है बेटा फूड के बफर स्टॉक? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बोले तो एफसीआई। आगे देखते हैं सोशल पॉलिसी में क्या हुआ बेटा। इनिशियली फियर टू वाइडन इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड स्मॉल फार्मर्स, लेकिन देखो बेटा क्या हुआ, ट्रैक्टर कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा ट्रैक्टर? जिसके पास पैसा होगा। फर्टिलाइजर कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसा होगा। तो लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वही कर पा रहा है जो अमीर है, ठीक है ना, गरीब गरीब रह जा रहा है, अमीर अमीर रह जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह देना शुरू करा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ने लो इंटरेस्ट पे लोन दिए, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी, रिसर्च का सपोर्ट दिया, इंश्योर्ड स्मॉल फार्मर्स आल्सो बेनिफिटेड प्रोडक्टिविटी ऑन ऑन स्मॉल फार्म रोज। छोटे छोटे किसानों को भी इसका फायदा हुआ, छोटे छोटे खेतों में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का फर्क देखने के लिए साफ मिला। ओवरऑल आउटकम क्या हुआ बेटा? बूस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम, reduced food insecurity and dependence on foreign aid, demonstrated success through state support and inclusive policy। देखिए बेटा, सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ी, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों की गांव में इनकम बढ़ी, ठीक है ना, फूड इनसिक्योरिटी कम हुई। अब हम डिपेंडेंट थे बेटा फॉरेन एड की, यानी कि फॉरेन की मदद की हमें अब जरूरत नहीं थी। हमें सक्सेस मिली क्योंकि स्टेट का, स्टेट बोले तो बेटा गवर्नमेंट, स्टेट बोले तो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट मिला और गवर्नमेंट की इंक्लूसिव पॉलिसी, इंक्लूसिव यानी कि हम छोटे बड़े सभी किसानों को ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हरित क्रांति में जोड़ेंगे। फिलहाल अगर आप मुझसे पूछते हैं कि बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ, तो नोट करेंगे हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, नंबर 1। नंबर 2, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फार्मर्स को मिले। नंबर 3, ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए। नंबर 4, इरिगेशन की फैसिलिटीज यानी कि सिंचाई, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हुई, पानी से जो सिंचाई होती है फसल की। और पांचवी चीज, मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन में काम किया गया कि जब फार्मर अपनी फसल उगाएगा तो बेचेगा कहां? मार्केट में। तो मंडी बनी, मंडीज बनी। और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फार्मर अपनी फसल लेके कैसे जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन पे अच्छा काम हुआ। ये 5 काम हुए, नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर बेटा आप सुन नहीं पाए तो एक बार बैक करके दोबारा सुन लीजिए। डिबेट ओवर सब्सिडी की बहुत जरूरत तो नहीं है ना। हाँ, ये देख लेते हैं कि कहानी ये है ना। चलिए, ओके। देखो बेटा क्या हुआ कि, बताता हूं मैं आपको कि बेटा कुछ लोगों ने कहा कि अगर गवर्नमेंट ऐसे ही सब्सिडी देती जाएगी हर चीज पे। सब्सिडी क्या होती है बेटा? जो चीजें पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है वो गवर्नमेंट उसको सस्ता कर देती है अपनी जेब से पैसे लगा के। तो बहुत से लोगों ने यह कहा कि अगर गवर्नमेंट ऐसे ही सब्सिडी देती रहेगी तो गवर्नमेंट की जो तिजोरी है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और यही है डिबेट ओवर सब्सिडी का टॉपिक, बस इतना ही है। फिलहाल आप इतना समझो कि बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडी क्या होती है ना। तो पहली होती है बेटा फ्री फैसिलिटी, जैसे कि दो तरीके की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है। पहला, जैसे बेटा फ्री, जैसे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, मेट्रो फ्री, बस फ्री, इस तरीके की फ्री फैसिलिटीज। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर गिवन टू फार्मर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जैसे कि
वैसे वैसे एक यूनिट का रेट 5 रुपए है, लेकिन फार्मर को मिल गया फ्री। यह है बेटा फ्री फैसिलिटी। और डिस्काउंटेड फैसिलिटी क्या है कि फर्टिलाइजर्स गिवन टू फार्मर्स एट चीपर रेट। बेटा खेतों में हम फर्टिलाइजर छिड़कते हैं ना, तो जैसे मान लो कि एक पैकेट 1000 रुपए का है, तो फार्मर को मिल रहा है 800 रुपए का। बाकी 200 रुपए कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है ना। तो एग्रीकल्चरल सब्सिडी में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी आता है, इंसेंटिव और डिस्काउंट भी आता है। इट इज इंसेंटिव गिवन टू फार्मर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। और फार्मर्स को बेटा इंसेंटिव दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि फार्मर्स अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाए। ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रीज पे और ट्रेड पे। कि अच्छा, दोबारा से जो बच्चे भूल गए हैं उनको बता दूं कि बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। 1950 से 1990 के बीच में क्या क्या रहा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी तक हमने पढ़ा कि इंडिया ने कैसी इकोनॉमी को फॉलो किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को। इंडिया ने अपने सबसे पहले सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए। नंबर 3 पे हम लोगों ने पढ़ा कि लैंड रिफॉर्म्स आए, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करके लैंड सीलिंग लेके आई गवर्नमेंट। और नंबर 4 जो हम लोगों ने सबसे अच्छी चीज पढ़ी, वो पढ़ी कि 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बना और 1951 में जब पहला 5 ईयर प्लान आया, तो उसके गोल क्या थे। ये 4-5 चीजें बेटा हमने अभी तक पढ़ी हैं। अब हम समझेंगे इंडस्ट्री और ट्रेड का क्या हुआ, और बाकी चीजों का 1950 टू 1990 क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला आता है बेटा आपका जमशेदपुर में टिस्को का एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटा 1907 में, ये पिछली क्लास में बताया था, 1907 में जमशेद जी टाटा ने, जो जमशेदपुर के रहने वाले थे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत करी। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ। ये कॉटन या सिल्क की इंडस्ट्री होगी। एक आर्टिसन है, या आप कह सकते हो कि वर्कर है, जो कपड़े वपड़े बना रहे हैं। थोड़े गुस्से से, मतलब नाराज से लग रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है। तो यहां पे आते हैं। पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली विद अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब तक आपके देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बेसिस पे अपनी कंट्री को डेवलप नहीं करवा पाओगे। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, ड्राइव्स मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीजेस ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। जब इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं तो उनके बच्चे पढ़ते हैं, मॉडर्नाइजेशन आती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, देश में पैसा आता है। That is why India's 5-year plans focused on industrial development. At independence, industries were limited, mostly in cotton, textile, and jute, with only two major iron and steel plants in Jamshedpur and Kolkata. तो जब हमें आजादी मिल रही थी, तो कॉटन के टेक्सटाइल्स थे, जूट के टेक्सटाइल्स के मिल थे, और दो आयरन और स्टील के प्लांट्स थे, एक जमशेदपुर में और एक कोलकाता में। बहुत दूर दूर है, और दो ही थे। ठीक है ना। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या हुआ वो देखिए। At independence, Indian industrialists lacked the capital and the market was too small to support major industrial venture. सबसे पहली बात बेटा आप ये समझेंगे कि इंडिया में कभी भी दिमाग की कमी नहीं रही। अगर कमी रही तो वो पैसों की। इंडिया में हमेशा से जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, वो बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट बहुत स्मॉल था, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, और बिजनेसमैन के पास भी कैपिटल की कमी थी, यानी कि पैसों की कमी थी। अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करते? द गवर्नमेंट हैड टू टेक एन एक्टिव रोल इन द प्रमोटिंग इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट को ही कुछ करना था। जैसे गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया एग्रीकल्चर के लिए, वैसे ही गवर्नमेंट ने यहां पे भी कुछ किया। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, मतलब सपोर्ट करना, बढ़ावा देना शुरू किया। द चॉइस टू डेवलप द इकोनॉमी ऑन सोशलिस्टिक लाइंस लेड टू गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी इन द सेकेंड 5-year प्लान। और बेटा चॉइस क्या थी? चॉइस ये थी कि हम अपनी कंट्री को सोशलिस्टिक लाइंस में आगे बढ़ाएंगे, और इंडिया को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। प्राइवेट सेक्टर पॉलिसीज वर एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट द पब्लिक सेक्टर विद द लेटर टेकिंग द लीड। तो कहा गया कि देखो भैया, गाड़ी चलाएगा कौन? इकोनॉमी की गवर्नमेंट, पीछे कौन बैठेगा? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है ना। लीड कौन लेगा? गवर्नमेंट, पीछे कौन बैठेगा? प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरीके से यहां पे डीलिंग हो गई भाई। ठीक है ना। और बेटा आता है क्या? आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ठीक है ना। यानी कि 1950 में प्लानिंग कमीशन बनने के जस्ट 5-6 साल बाद। ऑब्जेक्टिव क्या है देखेंगे।
सबसे पहले इंडस्ट्रीज सेटअप हो, एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े लोगों का और वर्किंग कंडीशंस बेहतर हो, है ना, लोग अच्छे से काम करें, अच्छे से पैसा कमाएं, अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, नौकरियां बढ़े। रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ, है ना, अमीर और अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो, सभी के पास पैसा हो। प्रिवेंशन ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन डिफरेंट फील्ड्स इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। मोनोपोली ना हो पाए ना। व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब है कि एक इंडिविजुअल प्लेयर मार्केट में प्ले ना कर पाए, अच्छे से काम करे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 है ये। चलिए, इसके बाद स्मॉल स्केल है, देख लेते हैं, और ट्रेड पॉलिसी है, और देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस, यही लास्ट टॉपिक लग रहा है। चलिए, थैंक यू आ जाएगा। तो कोई बात नहीं भैया, पढ़ लेते हैं, चीजें काफी हैं बट समझ में आ जाएंगी, इजी हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में, यानी कि बेटा इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, समझते हैं। अडॉप्टेड टू इनेबल द स्टेट टू कंट्रोल द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसा कि मैंने बताया बेटा कि गाड़ी कौन चलाएगा? गवर्नमेंट चलाएगी। पीछे कौन बैठेगा सीट पे? प्राइवेट सेक्टर, यानी कि लीड लेगी गवर्नमेंट, कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो पीछे से जाके करो, बैठे रहो। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान एम्ड एट बिल्डिंग एंड सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, जहां से सेकेंड 5 ईयर प्लान भी बनना स्टार्ट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, उसने कुछ बातें कही। पहली, इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए वो इंडस्ट्रीज होंगी जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड होंगी, एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज। कैटेगरी 2 वो इंडस्ट्रीज होंगी वेयर द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट पब्लिक एफर्ट्स विद द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। यहां पे प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करेगा पब्लिक सेक्टर को, लेकिन लीड अभी भी गवर्नमेंट ही लेगी, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द प्राइवेट सेक्टर। और थर्ड कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज होंगी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। तो ये है बेटा आपका थर्ड कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर, दूसरी कैटेगरी में प्राइवेट सेक्टर बट लीड लेगी पब्लिक सेक्टर, और तीसरी कैटेगरी में प्राइवेट सेक्टर पूरा। ओके, तो ये बातें हुई। अभी भी आप देखोगे बेटा कि ज्यादा पावर गवर्नमेंट के हाथ में ही थी, यानी कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, ठीक है। While some industries were left to the private sector, the state maintained control throughout a licensing system. तो बेटा अब ये हुआ कि भैया जो हमारे देश की सरकार है, ये अपना जो सिस्टम है ये बनाएगी कैसे, इतना कंट्रोल करेगी कैसे? तो बेटा गवर्नमेंट लेके आती है लाइसेंसिंग सिस्टम, जिसको आगे चल के लोगों ने मजाक उड़ाते हुए नाम रखा लाइसेंस राज, ठीक है ना। कि राज किसका है? राज है लाइसेंसों का। छोटे से छोटा बिजनेस भी करना हो या अपने बिजनेस में छोटे से छोटा डिसीजन भी लेना हो तो हमें उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसको नाम दिया गया लोगों ने मॉक करते हुए लाइसेंस राज। की लाइसेंसों का राज है। पहले राजा महाराजाओं का राज होता था, अब लाइसेंसों का राज है। नो न्यू इंडस्ट्री कुड बी स्टैब्लिश्ड विदाउट अ गवर्नमेंट लाइसेंस। कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं बन सकती थी गवर्नमेंट के लाइसेंस के बिना। This system promoted industrial development in backward region, offering easier licensing, tax benefit and lower electricity tariff to encourage regional equality. और सरकार ने क्या सोचा कि भैया ये सब हम करेंगे तो हमारे हाथ में पावर रहेगी, हम इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, हम इलेक्ट्रिसिटी पे छूट देंगे, टैक्स पे भी बेनिफिट देंगे, ये सब हम करेंगे। Even existing industries required licenses to expand output or diversify production, ensuring that production matched the economy's need. तो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं इनको भी लाइसेंस चाहिए होता है। मान लो जैसे मेरी कंपनी पहले से ही है, तो भी मेरी कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ेगा अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। खैर हुआ ये सब। एक्सपेंशन वॉज परमिटेड ओनली इफ द गवर्नमेंट डीम्ड एडिशनल गुड्स नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी। अगर आपको अपनी कंट्री को अगर आपको अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, जैसे आप कहो कि भैया मेरी एक ब्रांच लखनऊ में है, मुझे दूसरी ब्रांच दिल्ली में खोलनी है, तो भी गवर्नमेंट का लाइसेंस, मतलब हर चीज में बेटा आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इसीलिए बोला गया बेटा आईपीआर 1956 आता है, ठीक है। अब आते हैं बेटा और बात करते हैं उन इंडस्ट्रीज की जो बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, जिनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं।
है ना। तो उन इंडस्ट्रीज की बात हो रही है जिनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन 1955 द विलेज एंड, जैसा कि मैंने बताया बेटा, आप एक पेपर ले लो, पेपर पे एक टाइमलाइन बना लो, टाइमलाइन में तीसरी या चौथी एंट्री कर लो 1955 की। तो 1955 में द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी बनी जिसका नाम था कार्वे कमिटी। हाईलाइटेड द पोटेंशियल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो बेटा 1955 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने कार्वे जी को बुलाया। कार्वे एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, रिसर्चर भी थे, तो उनको बुलाया गया और कहा गया कि भैया कार्वे जी एक बात बताओ, क्या हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात भी करनी चाहिए क्या हमें? तो कार्वे ने कहा हाँ हाँ करनी चाहिए। तो कमिटी का गठन हुआ बेटा जिसका नाम था विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, है ना। और इस कमिटी ने नेहरू जी को बताया कि भैया देखो, हमारे देश में रूरल डेवलपमेंट के लिए गांधी जी कहते थे गांव का विकास भारत का विकास अगर होगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से ही होगा। जैसे फिरोजाबाद की चूड़ियां बैंगल्स, सूरत की साड़ियां, बनारस की सिल्क की साड़ियां, लखनऊ का चिकन, चिकन खाने वाला नहीं पहनने वाला चिकनकारी का कुर्ता, सारी चीज। Now, maximum investment in its assets, which has increased from rupees 5 lakh in 1950 to rupees 1 crore today. ठीक है। तो बेटा 5 लाख रुपए से अगर आपके एसेट्स कम हैं तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता था 1950 में। आज अगर आपके पास एसेट्स 1 करोड़ रुपए से कम है तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। यहीं पे एक बात और ऐड कर देता हूं बेटा, अगर आपकी कंपनी में 10 से कम लोग हैं, लेस देन 10 वर्कर, अगर आपकी कंपनी में 10 से कम लोग हैं, ठीक है ना, 10 से कम लोग हैं अगर आपकी कंपनी में, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको इनफॉर्मल सेक्टर में डाला जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन अगर आपको मोर देन, अगर आपकी कंपनी में मोर देन 10 वर्कर्स हैं तो आपको फॉर्मल सेक्टर में काउंट किया जाएगा। तो ये भी आप यहां पे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी 1 करोड़ रुपए से कम है आपके एसेट तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया जाएगा। मोर लेबर इंटेंसिव, बेटा यहां पे लेबर ज्यादा है, मशीनें कम है, जिससे कि इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, बट कैन नॉट कंपीट विद बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। लेकिन क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज कम है तो ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट से कंपीट या कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। टू सपोर्ट देम सर्टेन प्रोडक्ट्स वर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। और बेटा सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने, जिनका लाइसेंस सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देने की बात करी, ठीक है ना, लाइक लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड चीपर बैंक लोन, है ना, उनको सस्ते में बैंक लोन दिए गए, एक्साइज ड्यूटी कम रेट पे दी गई, तो ये सारी चीजें दी गई, प्रोवाइड करी गई। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अ रूरल सेटिंग। तो आप देख सकते हैं बेटा कि जो पहली फोटो है, ये वाली जो फोटो आप देख रहे हैं, है ना, है ना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आंटी है और एक गांव में रूरल सेटिंग में एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है, ठीक है ना। तो ये आई गेस कुछ कपड़े ही बन रहे होंगे। उसके बाद बेटा आर्टिसंस एंड वर्कर एंगेज इन लेबर इंटेंसिव वर्क। तो अब आप देख सकते हैं कि, है ना, कि भैया ये जो आर्टिसंस और वर्कर्स हैं ये गांव में कहीं लेबर इंटेंसिव वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि विलेज और रूरल इंडस्ट्री रेदर देन लार्ज स्केल फैक्ट्री। तो यहाँ पे भी लोग अपने हाथ से बांस की डोलची, डोलची कहते हैं, डोली कहते हैं कि ना, उसमें सामान रख लेते हैं। तो डलिया, डलिया है ना, पता नहीं आप लोगों के उधर क्या कहा जाता था, डलिया वैसे बोला जाता है। तो डलिया या डोलची, है ना, तो ये लोग बना रहे हैं बैठ के। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गांव में रूरल इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए काम काज को प्रमोट किया गया। चलिए बात करते हैं बेटा अब हम लोग ट्रेड पॉलिसी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी ये चाहते थे कि, या इंदिरा गांधी जी की हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी भाई, तो ये सभी लीडर्स ये चाहते थे कि भारत को किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, हम हर वो सामान भारत में बनाए जिससे कि हमें बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसी को बोला जाता था बेटा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हम अपने घर में बना लें।
घर में बनाएंगे तो घर का पैसा घर में रहेगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान ट्रेड फॉलोड एन इनवर्ड, अच्छा इस स्ट्रेटेजी को बोला जाता है बेटा इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, नोट कर लेंगे। इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं, जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमें अपने घर में सामान बनाना है, जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो बेटा इस स्ट्रेटजी का नाम है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। शायद ये कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा बेटा, मैं बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएंगे और पूछा जाएगा व्हाट इज इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, तो आप डब्बा गोल नहीं होंगे, आपको पता होगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं। टेक्निकली कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एम्ड एट रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंपोर्ट का मतलब समझते हो ना आप लोग, इंपोर्ट का मतलब बाहर के देशों से सामान मंगाना। जब हम सामान बाहर के देशों से खरीदते हैं तो हमारे देश का पैसा बाहर चला जाता है। प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स इन इंडिया इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग देम, हम इंडिया में व्हीकल खरीदते हैं, इंपोर्ट नहीं करते हैं। द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू टैरिफ टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स एंड कोटा लिमिट ऑन इंपोर्ट क्वांटिटी। देखो बेटा, मान लो कि अमेरिका से इंडिया में कोई सामान आ रहा है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट दो तरीके से इंपोर्ट को कम करती थी। कैसे? पहले तो इंपोर्ट जो भी सामान आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा देती थी, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट टैरिफ, नोट करेंगे, कहते हैं इंपोर्ट टैरिफ। और दूसरा गवर्नमेंट लगाती थी कोटा। व्हाट इज कोटा? कोटा का मतलब होता है बेटा कि आप मैक्सिमम कितना इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो जूते मंगाने हैं या घड़ियां मंगानी है, तो 10 ही घड़ियां मंगा सकते हो या 20 ही घड़ियां मंगा सकते हो, तो कोटा लगाया जाता था और टैक्स लगाया जाता था, ताकि इंडिया के लोग इंपोर्ट कम करें। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, यहां पे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। वैसे आपको एक गाड़ी नजर आ रही होगी लेफ्ट हैंड साइड में पीले रंग की, ठीक है ना, ये रोल्स रॉयस है। कौन सी गाड़ी है? रोल्स रॉयस, ठीक है ना। तो ये गाड़ी कौन सी है भाई? रोल्स रॉयस है उस जमाने की। आज तो रोल्स रॉयस बहुत बढ़िया है ना, आती है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस कार्स वर इंपोर्टेड, लेकिन बेटा फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कारों को इंडिया में बनाया गया। ये कौन सी गाड़ी है भाई? बताओ, पता है किसी को? एम्बेसडर, ठीक है ना। दिस इज पार्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड फ्रॉम 1950 टू 1990। इंपोर्टेड गुड्स और एक है रिप्लेसिंग विद डोमेस्टिक गुड। इट इज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू रिप्लेस इंपोर्टेड गुड्स विद लोकली मेड गुड्स टू प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कि भैया बाहर की गाड़ी मत खरीदो, भारत की गाड़ी खरीदो। ठीक है ना, भारत की गाड़ी खरीदो, भारत का सामान खरीदो भैया, ताकि भारत का पैसा भारत में रहे, है ना, ज्यादा जो है चिल पौ मत करो। ठीक है ना, चलो बेटा आगे देखते हैं। तो हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, रेड पेन से करेंगे। दिस प्रोटेक्शन वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट डेवलपिंग कंट्री इंडस्ट्रीज कुड नॉट इनिशियली compete विद गुड्स फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमीज बट वुड ग्रेजुअली लर्न टू डू सो। और इसके पीछे जो रीजन था बेटा वो ये था कि अभी अगर हम अपनी इकोनॉमी को बाहर के देशों के लिए ओपन कर देंगे तो उससे होगा क्या, कि जो फॉरेन कंपटीशन है उससे हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो परेशान हो जाएंगे, और आप कह सकते हो कि खराब हो जाएंगे। कैसे खराब होंगे? क्योंकि भाई लोकल में जो सामान बन रहा है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो फॉरेन गुड्स से हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन से हमने ये लाइसेंस राज और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी अपनाई। Restrictions helped prevent foreign exchange being spent on luxury imports, while export promotion received little attention until the mid 1980s। ठीक है ना। तो बेटा क्या बोला गया? बोला गया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन करो, इंडिया से सामान बेचो ज्यादा ताकि पैसा भारत में आए, लेकिन खरीदो कम। ठीक है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टुक टू फॉर्म, जैसा कि मैं बता चुका हूं बेटा कि दो तरीके से प्रोटेक्शन किया जाता था इंपोर्ट से, एक है टैरिफ और एक है कोटा। Tariffs are a tax on imported goods. They make imported goods more expensive and discourage their use। ठीक है ना। टैरिफ लगाए गए कि भैया जो इंपोर्टेड सामान है वो थोड़ा क्या हो जाए, महंगा हो जाए। और कोटा लगाए गए, है ना, स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड। द इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स एंड कोटास इज दैट दे रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, कि भैया डोमेस्टिक फर्म्स को फॉरेन कंपटीशन से हम क्या कर लें, प्रोटेक्ट कर लें। ठीक है जी। चलिए बेटा, बाकी ये चार्ट मैंने ऐड कर दिया था, देखना चाहो देख लो, वैसे आपके काम नहीं आएगा। इसमें बस ये बताया गया है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ठीक है ना, ये है एएचएस का वेटेड एवरेज। ठीक है ना।
और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये है बेटा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है ना। तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट हैज लार्जली गॉन अप ओवर द इयर्स विद अ रिडक्शन इन टैरिफ फ्रॉम 1999 ऑनवर्ड्स। 1999 के बाद भी और 1991 के बाद, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं 1990 तक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ट उतना काम का नहीं है, बस इतना बताया जा रहा है कि बेटा 1990 तक हमारी जीडीपी की ग्रोथ कम हुई, लेकिन 1991 के बाद जीडीपी की ग्रोथ बढ़ी। इसका मतलब हम 1990 तक कुछ गलत कर रहे थे। जी हां, गलत कर रहे थे। तो इसी गलती को सही किया गया बेटा 1991 में, ठीक है। और उसी को आप एलपीजी पॉलिसी कहते हो, जो आप अपने अगले चैप्टर में एलपीजी पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता गया। 1991 में भी रेस्ट्रिक्शंस कम किए गए, टैरिफ कम किए गए, 1999 में भी किए गए। तो बस यही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और एक बस इकोनॉमी का स्ट्रक्चर आपको दिखाना है कि 1950 में अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में कितने लोग रह रहे हैं, इतने। 1990 में देखिए कितने कम हो गए, इतने कम हो गए। इंडस्ट्री में देखेंगे तो 1950 में कम है, लेकिन देखिए 1990 तक आते आते ज्यादा हो गए। और सर्विस सेक्टर में अगर आप देखेंगे टीचिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो 28 थे, लेकिन अभी देखिए ज्यादा हो गए 1991 में। तो ये क्यों हुआ भाई? एलपीजी पॉलिसी की वजह से। क्या होता है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये वही चीज है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये पढ़ते हैं। ये है मेजर मुद्दा, बाकी आप पढ़ सकते हो। वही चीज है जो बेटा अभी हम पढ़ के आए ना, कि जीडीपी बढ़ गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोग्रेस मिली, है ना। जीडीपी बढ़ गई 13% से 26%, 24%, ठीक है ना। इस तरीके से हमें डेटा पढ़ना है। कहो तो एक बार मैं आपको डेटा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर अचीव्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। जीडीपी जो है बेटा 13% से बढ़ के 24.6% हो गई। 1950 में 13 थी, 1990 में 24.6%। एनुअल ग्रोथ रेट 6% का था। इंडियन इंडस्ट्री एक्सपैंडेड बियॉन्ड कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट टू बिकम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990, लार्जली ड्यू टू पब्लिक सेक्टर। तो इंडिया की जो बेटा इकोनॉमी थी वो कॉटन और जूट से आगे निकल गई, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में बन गई, जिसकी वजह से इंडिया एक अच्छा खासा एक्सपोर्टर हो गया था बहुत सारे सामानों का। Promotion of small scale industries enabled those without large capital to enter business, while protection from foreign competition fostered the growth of indigenous electronics and automobile industry। क्या बोला गया? गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया। तो जिनके पास कम पैसे थे वो भी इंडस्ट्रीज बना पाए। फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया। और हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों के सेक्टर में काफी काम हुआ, ठीक है बेटा। ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है। हाँ जी, तो ये है हमारा आज का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हम हो जाएंगे फ्री फ्री फ्री, ठीक है जी। चलिए, तो यानी कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं बेटा क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस। देखिए बेटा, सोचिए, अगर इतना सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, ठीक है ना, अगर 1950 से 1990 तक जब इतना सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, जब सब लोग इतने ही खुश थे, ठीक है ना, तो क्यों क्यों हमारे देश ने 1991 में अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया और एलपीजी रिफॉर्म लेके आए? सर कुछ तो गड़बड़ चल रहा होगा बेटा। हाँ, गड़बड़ ये चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि गवर्नमेंट जितना अच्छा सुनने में आपको पूरे चैप्टर में लगा, उतने अच्छे से काम नहीं कर रही थी, ठीक है। देश में दो जंग भी हुई, 1962 में इंडो चाइना वॉर और 1978 वाली वॉर। तो देश ने दो वॉर भी लड़ी, जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। तो वॉर भी हो रही है, फूड ग्रेन्स की भी कमी है, गरीबी बढ़ती जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज खत्म होता जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है, करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं। इकोनॉमी की हालत कुल मिला के अच्छी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात करप्शन, है ना। और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से ही हमको प्रॉब्लम नहीं थी,
जो इंडिया में बढ़ता हुआ माफिया और ये सब जो राज था, है ना, मुंबई में हो, यूपी में हो, हर जगह, तो उससे भी प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था सही नहीं हो पा रही थी, और भ्रष्टाचार, करप्शन, रेड टेपिज्म। तो जितना अच्छा आपको पूरे चैप्टर में सुनने में लगा कि हाँ भैया गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट ने कहा भैया पीछे बैठो, हम गाड़ी चलाएंगे इकोनॉमी की, लेकिन बेटा उतने अच्छे से वो गाड़ी चली नहीं, ठीक है ना। इसीलिए पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस का लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। इनिशियली मेनी स्टेट इंटरप्राइजेस लेटर कंटिन्यूड मोनोपोलाइजिंग गुड्स एंड सर्विसेज अननेसेसरली। सबसे पहले बेटा गवर्नमेंट के हाथ में जैसे ही पावर आई, गवर्नमेंट ने सारे गुड्स को मोनोपोली करना शुरू कर दिया कि भैया हम ही है मार्केट के राजा, तुम नहीं आ पाओगे इस मार्केट में। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज रिमेन पब्लिक कॉजिंग लॉन्ग डिलेस कनेक्शन। टेलीकम्युनिकेशन के लिए दो कंपनी बना दी, दोनों अच्छी नहीं चल रही थी, एक का नाम है बीएसएनएल, एक का नाम है एमटीएनएल, ठीक है ना, जिससे कि लोगों को बातचीत करने में दिक्कत होती थी। मॉडर्न ब्रेड, अ ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म वाज अननेसेसरीली पब्लिक, लेटर प्राइवेटाइज इन 2001। गवर्नमेंट ने जबरदस्ती, एक ब्रेड की कंपनी थी जिसका नाम था मॉडर्न ब्रेड, उसको पब्लिक कर दिया, बाद में 2001 में जाके उसको प्राइवेटाइज किया गया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्या थी? नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिविटीज ओनली द पब्लिक सेक्टर शुड हैंडल। कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था कि पब्लिक सेक्टर क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी। और नेशनल डिफेंस, हाँ, नेशनल जो डिफेंस है, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, ये जो है बेटा पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी गई। सम सेक्टर्स जैसे कि होटल्स कुड बी मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, होटल वगैरह जो है वो प्राइवेट सेक्टर मैनेज कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या हुई ये देखिए, मेनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स इनकर्ड ह्यूज लॉस बट कंटिन्यूड फंक्शनिंग एज क्लोजिंग अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इज डिफिकल्ट इवन इफ इट ड्रेन नेशनल रिसोर्सेज। देखो बेटा क्या हुआ, बहुत सी गवर्नमेंट की कंपनीज नुकसान में चल रही थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चलाती रही। अच्छा एक बात बताओ, आपका कोई बिजनेस अगर लॉस में होगा तो आप क्या करोगे? बिजनेस बंद कर दोगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, गवर्नमेंट ने बेटा लॉस मेकिंग कंपनीज को भी चलाए रखा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो सारा पैसा है वो जाता रहा, जाता रहा। Private firms are not always profitable. Some public sector firms were originally private firms nationalized to save jobs. Loss-making private firms, however, are not kept running as it wastes resources. The licensing system of starting industries were misused by industrialists to block competitors rather than establishing new firms. हुआ क्या? हुआ ये कि जो लाइसेंस राज का सिस्टम था, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने इसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। किसी को लाइसेंस ही मिलने नहीं देते थे, ना लाइसेंस मिलेगा ना बिजनेस करोगे, हमारी मोनोपोली हो जाएगी। भैया मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, अब मैं कहूं कि भैया इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और मैं इतना पावरफुल हो जाऊं कि किसी को लाइसेंस लेने ही ना दूं, तो सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सेसिव रेगुलेशन अंडर द परमिट लाइसेंस राज, देखिए आगे ना वर्ड ये राज, रिड्यूस एफिशिएंसी, इंडस्ट्रीज स्पेंड मोर टाइम ऑब्टेनिंग लाइसेंस और लॉबिंग देन इंप्रूविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई। आगे देखते हैं भैया जी कि भैया करप्शन और ऑप्शन चल रहा था ये। ड्यू टू दीज कंफ्लिक्ट्स एंड अदर इश्यूज, इकोनॉमिस्ट कॉल्ड फॉर पॉलिसी चेंज लीडिंग टू द 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और बेटा इन्हीं सब चीजों के चलते देश के इकोनॉमिस्ट ने कहा, जो भी लोग उस समय समझदार हुआ करते होंगे, उन्होंने कहा कि देश को अब रिफॉर्म की जरूरत है, 1991 का रिफॉर्म लेके आओ। सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू पब्लिक सेक्टर फर्म्स शुड फोकस ऑन नेशनल वेलफेयर रादर देन प्रॉफिट। कुछ इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा कि जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं उनको नेशनल वेलफेयर की बात करनी चाहिए, प्रॉफिट को छोड़ो, क्योंकि आप प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे हो। पब्लिक सेक्टर माने जो गवर्नमेंट संभाल रही है, कि गवर्नमेंट भैया प्रॉफिट के पीछे ना भागे, मैनेज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दो, वो लोग मैनेज कर लेंगे, तुम अपना नेशनल वेलफेयर करो। कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स इंकरेजेस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू बिकम मोर एफिशिएंट, ठीक है ना। लोगों ने यह भी कहा कि भैया इंपोर्ट आने दो, क्योंकि जब इंपोर्ट आएगा तो इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो और कॉम्पिटेंट बनेंगे, काबिल बनेंगे। देखो बेटा, मैं एक कमरे में हूं, मैं एक कमरे में बैठा हूं, किसी को आने नहीं दे रहा हूं और राजा बन के बैठा हूं, तो भैया मैं राजा ही बना रहूंगा ना। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है मुझे क्या पता? जब तक बाहर के लोग आएंगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितना पानी में हूं, मैं कितना समझदार हूं? जब तक आप, भाई आपका एग्जाम होता है, आप एग्जाम देते हो, क्यों देते हो? पता लग पाता है ना कि भैया मैं अपने बाकी के दोस्तों से कितना पीछे हूं, कितना आगे हूं। Protection from foreign competition persisted even after proving harmful import restriction forced consumer to buy domestic product, reducing producers incentive to improve quality। सिंपल है बेटा, सिंपल बात यह है कि इंडिया में कभी भी पैसे की कमी भी नहीं रही, तो जो अमीर लोग थे वो खरीदते थे फॉरेन के गुड्स, तो गवर्नमेंट ने लाख इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया, लेकिन भैया जिसको घड़ी पहननी है, जेब में पैसा है, वो घड़ी पहन रहा है, ठीक है ना, महंगी घड़ी पहन रहा है।
तो ये बेटा प्रॉब्लम्स थी, ध्यान से सुनेंगे, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। यही प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। और ध्यान से सुनेंगे, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो कहलाई ओपन इकोनॉमी। और 1990 तक हमारी देश की जो इकोनॉमी थी वो थी क्लोज्ड इकोनॉमी। हमने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोले बाकी की दुनिया के लिए, और इसी को हम बोलते हैं एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बेटा, ये भी हमने किया। और जैसा कि आप समझ चुके हो कि ये चैप्टर हो चुका है फिनिश। थैंक यू सो मच बेटा। अभी भी एक बार और बता दे रहा हूं, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 में हैं ऑफ यूनिट नंबर 1। ठीक है ना। और यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट एलपीजी पॉलिसी वाला आगे आपके लिए आने वाला है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे। जय हिंद।